हाय बच्चों, आज अपन एक नया वीडियो लेके आए हैं मानव के वर्षण की संरचना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो का आनंद लीजिए। अपन आज मस्ती के साथ पढ़ेंगे और एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर लगेगा आप बोझ के साथ अध्ययन कर रहे हो। आपको खुले मन से अध्ययन करना है और आपको इतना बढ़िया याद करना है कि आपको महसूस हो वास्तव में क्या पढ़ा है हमको। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वर्षण की संरचना याद कर रहे हो, या आपको ऐसा महसूस होना चाहिए वाह अपन ने क्या याद किया है। ठीक है, तो अपने क्या लोड नहीं लेना है, अपने आराम से याद करो। परीक्षा पता नहीं कब हो क्या हो, लेकिन अपने फ्यूचर में एक क्या बनना है उसका डिसीजन अभी से कर लो। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है वर्षण की संरचना। पेन भी खुल गया है, आप लोगों के ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख भी दिया है, शुरुआत भी हो गई है। टॉपिक का नाम है वर्षण की संरचना। क्या है? वर्षण की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस है, उसका अपन अध्ययन करेंगे। वर्षण अपन टेस्टिस कहते हैं, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। ये सवाल 4 नंबर का आता है कि वर्षण की संरचना को समझाओ और शुक्रजनन नलिका का चित्र बनाओ। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सवाल भी बनते हैं, तो अपन क्या करेंगे, छोटे सवाल और बड़े सवाल सभी का अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके इंट्रोडक्शन देते हैं। वर्षण एक जोड़ी होते हैं, वर्षण एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, वर्षण एक जोड़ी होते हैं। दूसरी विशेषता बतानी है, ये मुख्य जनन अंग है, ये मुख्य जनन अंग होते हैं, मुख्य जननांग है। तो वन पेयर है। इसके अलावा ये मेन क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मुख्य जननांग है ये। फिर उसके बाद आपको बताना है गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। प्रत्येक वर्षण 10 से 15 ग्राम वजन का होता है, प्रत्येक वर्षण 10 से 15 ग्राम वजन का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है इनकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। इनकी उत्पत्ति भ्रूण के किस स्तर से होती है? मेसोडर्म से होती है। अब ये मुख्य जनन क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये है कि इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है और इसमें शुक्राणु बनते हैं। इसमें शुक्र जनन की क्रिया होती है और इसमें किसका उत्पादन होता है? शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। इसमें शुक्र जनन की क्रिया होगी और शुक्राणुओं का उत्पादन होगा। इसके द्वारा एक हार्मोन का स्त्रावन होता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन। ठीक है, इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसको एंड्रोजन कहते हैं या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है और जनन अंगों का विकास करता है। तो इस तरह से अपन कहते हैं वर्षण एक जोड़ी है, मुख्य जनन अंग है, गुलाबी रंग के 10 से 15 ग्राम वजन है, मेसोडर्म से उत्पन्न होते हैं। इसमें शुक्रजनन नलिका पाई जाती है जिसमें शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। इसमें शुक्रजनन नलिका पाई जाती है। मुख्य जनन क्यों है? इसमें शुक्रजनन नलिका पाई जाती है, इसमें शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं उनको एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेंगे। क्या करेंगे? पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेंगे। और इसके अलावा आपको बताना है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ ही आपको बताना जननांगों के विकास में सहायता करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता बतानी है जो वर्षण है, उस वर्षण की वर्षण के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। वर्षण पहले अपन बताएंगे वर्षण कोश में स्थित होता है। वर्षण कहाँ स्थित होता है? वर्षण कोश में स्थित होता है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। वर्षण कोश में स्थित होते हैं, यानी वर्षण कोश में स्थित होते हैं। ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि वर्षण कोश में क्यों स्थित होते हैं। ये वर्षण कोश एक थैले के समान संरचना होती है, दोनों टांगों के बीच में ऐसा थैला होता है जिसको अपन कहते हैं वर्षण कोश। ठीक है, ये वर्षण कोश है। आखिर ये वर्षण कोश में क्यों होते हैं? तो आपको बताना है ये थोड़ा ठंडा रहता है। क्या रहता है? या कूलिंग होती रहती है, थोड़ा ठंडा रहता है। तो वर्षण कोश का तापक्रम शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ये वर्षण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। जैसे शरीर का तापमान है वो अपने है मान लो कि 37 डिग्री, तो वर्षण कोश का तापमान 33 डिग्री होगा। यानी तापमान कम होगा
और शुक्र जनन क्रिया के लिए क्या होता है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो वर्षण कोश में क्यों होता है, क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको तुरंत बताना है कि भाई शुक्राणु निर्माण के लिए क्या है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो शुक्राणु निर्माण है उसके लिए कम तापमान चाहिए, और कम तापमान कहाँ मिलता है, वर्षण कोशों में। वर्षण कोशों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए क्या होते हैं, वर्षण कोश में होते हैं। तो वर्षण की संरचना, वर्षण एक जोड़ी है, मुख्य जननांग है, गुलाबी रंग के, 10 से 15 ग्राम वजन होता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। इसमें शुक्र जनन क्रिया होती है और शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। वर्षण कोश में क्यों होते हैं, इसका कारण ये बताना है कि वर्षण कोशों का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। अब ये वर्षण कोशों का तापमान कम होने से क्या होगा कि शुक्राणु जनन के लिए तापमान कम चाहिए। जो शुक्र जनन क्रिया उसके लिए तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। अगर तापमान ज्यादा होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, ये अपने ध्यान रखना है। जो वर्षण होते हैं, ये जो वर्षण है उसकी ये विशेषता है, वर्षण की विशेषता ये है कि वर्षण कहाँ स्थित होते हैं, वर्षण कोश में। और वर्षण कोश के बारे में आपको बताते हैं, ये त्वचा का बना होता है। किसका बना होता है, त्वचा का बना होता है। त्वचा पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है। त्वचा पतली होती है, मुलायम होती है और लचीली होती है, और रोम युक्त होती है। कैसी होती है, रोम युक्त होती है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। ये वर्षण कोश है, इसके अंदर 2 वर्षण स्थित है। कितने वर्षण स्थित है, एक जोड़ी, एक वर्षण, दूसरा वर्षण। अब वर्षण कोश की त्वचा है, उसके भीतर की ओर आरेखित पेशियों का एक मोटा स्तर होता है। इसके भीतर की ओर आरेखित पेशियों का एक मोटा स्तर होता है। ये आरेखित पेशियां हैं, इसका एक मोटा स्तर होता है। इसको अपन कहते हैं डॉल्टोस पेशी स्तर, डॉल्टोस पेशी स्तर। तो इसके भीतर की ओर आरेखित पेशी तंतुओं का मोटा स्तर होता है, जिसे डॉल्टोस पेशी स्तर के नाम से जानते हैं। वर्षण के भीतर की ओर, वर्षण कोश के भीतर की ओर, ये वर्षण है 2 और ये वर्षण कोश है, ये वर्षण कोश है। वर्षण कोश की विशेषता ये है कि अपन कह रहे हैं इसकी त्वचा होती है पतली, मुलायम, लचीली और रोम युक्त होती है। ऐसे रोम पाए जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके अंदर 2 ये वर्षण है। अब अपन कह रहे हैं कि इसके अंदर की ओर, इसके भीतर की ओर क्या होती है, डॉल्टोस पेशी स्तर पाया जाता है। डॉल्टोस पेशी स्तर क्या है, आरेखित पेशियों का बना एक मोटा स्तर होता है। आरेखित पेशियों का बना एक स्तर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, यानी अधत्वक पेशी स्तर भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है अधत्वक पेशी स्तर। तो अधत्वक पेशी स्तर लिखा हो तो भी आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। इसके बीच में, वर्षण कोश के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक और पेशियों का स्तर होता है। इसके बीच में एक और पेशियों का मोटा स्तर होता है, दंडनुमा। एक बीच में एक मोटा पेशियों का और स्तर होता है, इस तरह से। ठीक है, ये एक और से तो क्या होता है, वर्षण की जो ये पेश या डॉल्टोस पेश है उससे जुड़ा होता है, और दूसरी ओर से उदर की पेशियों से जुड़ा होता है। तो अपन कहते हैं उदर की त्वचा होती है उससे जुड़ता जाकर, और ये बीच में एक आरेखित पेशियों का की जगह रेखित पेशियों का, किसका, रेखित पेशियों का, ये ध्यान रखना है। रेखित पेशियों का दंडनुमा गुच्छा होता है, रेखित पेशियों का दंडनुमा गुच्छा होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको आपको बताना है कि ये एक तरह से क्या है, वष्ण उत्कृष्ट पेशी के नाम से जानी जाती है। इसको कहा जाता है वष्ण उत्कृष्ट पेशी। वष्ण उत्कृष्ट पेशी यानी क्रीमेस्टर पेशी। क्रीमेस्टर पेशी के नाम से इसको जाना जाता है। क्रीमेस्टर मसल्स होती है, वष्ण उत्कृष्ट पेशी के नाम से जानते हैं। ये दोनों पेशियां होती हैं, ये आपको बताना है कि सर्दियों के टाइम क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। सर्दियों के टाइम ये वर्षण कोश होता है, वो इकट्ठा हो जाता है और गर्मी आती फैल जाता है। ये जो वर्षण कोश है, ये सर्दियों के टाइम संकुचित क्यों हो जाता है, जैसे सर्दियां आती हैं तो ये संकुचित हो जाता है, क्यों, और गर्मियां आती फैल क्यों जाता है। ये जैसे ये मनुष्य है तो इस मनुष्य के चिपक जाता है, ऐसे इकट्ठा हो जाता है, यूं चिपक जाता है बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, सर्दियों के समय तापमान बहुत कम हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है, बहुत कम होता है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो इसका क्या होता है, तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। जैसे बाहर तो 20 है
और अंदर कितना है 37 है। तो ये क्या होता है, इसकी पेशियां वो संकुचित हो जाती हैं ताकि क्या है तापमान नियमित रहे। क्या रहे, तापमान कमी हो जाता है, उसको तापमान को नियमित करने के लिए, तापमान के रेगुलेशन के लिए पाई जाती हैं। तो इसमें आपको पूछा गया वर्षण कोश है उसके बारे में बताओ। तो वर्षण कोश की विशेषता ये इसकी त्वचा पतली होती है, मुलायम होती है, ध्रुव युक्त होती है, झिल्ली युक्त पतली होती है। अब इसमें दो पेशियों के नाम याद रखने हैं, डॉर्टोस पेशी स्तर। ये जो वर्षण कोश है इसकी त्वचा के अंदर की तरफ आरेखित पेशियों का स्तर पाया जाता है जिसको अत्वक पेशी स्तर या डॉर्टोस पेशी स्तर कहते हैं। और इसके आरेखित मतलब मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं है, लेकिन इसके बीच में एक दंडनुमा गुच्छा होता है रेखित पेशियों का जिसको वर्षणोत्कृष्ट पेशी कहते हैं। एक तरफ से यह अत्वक पेशी स्तर से जुड़ा होता है और दूसरी तरफ ये उदर की भित्ति से जुड़ा होता है। इस तरह से ये क्या है, ये आपको बताना है वर्षण कोश की है संरचना। दो सवाल इसमें बन गए। पहला सवाल बन गया कि वर्षण कोश में क्यों होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आपको आंसर बताना है। इसका कारण है कि टेम्परेचर होता है वहां पर कम, और टेम्परेचर कम होने के कारण वर्षण कोश में होते हैं। दूसरा सवाल है सर्दियों के समय ये वर्षण कोश होते हैं इकट्ठे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, तापमान कम होता है बाह्य वातावरण का जिसके कारण मांसपेशियों का संकुचन हो जाता है, और मांसपेशियों का संकुचन होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। अब वर्षण के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको कहते हैं वर्षण खोल। ठीक है, वर्षण के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको कहते हैं वर्षण खोल। क्या कहते हैं, वर्षण खोल कहते हैं। टेस्टिक्युलर कैप्सूल कहते हैं। वर्षण खोल के दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, दो स्तर होते हैं। एक होता है बाह्य स्तर और एक होता है आंतरिक स्तर। बाह्य स्तर पतला स्तर होता है, ये बाहर की ओर जो स्तर है वो पतला स्तर है, और पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है, ये बाहर की ओर पतला स्तर है। कैसा है, बाहर की ओर पतला स्तर है, जिसको अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, जिसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस नाम है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये जो बाहरी स्तर है इसका नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस, और इसके भीतर की तरफ एक मोटा स्तर होता है जो कि आपको बताना है ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जाना जाता है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनलिस दो स्तर हो गए। एक का नाम ट्यूनिका वेजाइनलिस है, ये बाहरी स्तर है, पतला स्तर है। इसका नाम होता है, ये विशल पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है, पतली झिल्ली का बना होता है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। और भीतरी स्तर मोटा होता है और सहज ऊतक का बना होता है। भीतरी स्तर मोटा होता है और सहज ऊतक का बना होता है, जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ, तो वर्षण के चारों तरफ क्या होता है, मोटा स्तर होता है जिसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो दो स्तर है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया मोटा स्तर है जो सहज ऊतक का बना हुआ है। आपने बताया कि वर्षण के चारों तरफ दो आवरण है। बाहरी आवरण को आपने कहा ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये एक्चुअल में क्या है, पतला आवरण है, झिल्ली के समान है। और भीतरी आवरण है जो मोटा है। कैसा है, मोटा है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये मोटा है, सहज ऊतकों का बना हुआ मोटा स्तर है। ये जो मोटा स्तर है ये जगह जगह वर्षण में धंसता है ऐसे, और वर्षण पट बनाता है। ये जगह जगह वर्षण में धंसकर क्या बनाता है, वर्षण पटों का निर्माण करता है। ये जगह जगह वर्षण में धंसता है और वर्षण पटों का निर्माण करता है। वर्षण पटों के कारण वर्षण कक्षों में बढ़ जाता है। किसमें बढ़ जाता है, ये कक्षों में बढ़ गया। ये वर्षण किसमें बढ़ गया है, कक्षों में बढ़ गया है। ये वर्षण कक्षों में बढ़ गया है। वर्षण किसमें बढ़ गया है, कक्षों के अंदर बढ़ गया है। तो आपने क्या देखा कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो मोटा स्तर है, भीतरी स्तर है, जिसको अपन श्वेत कंचुक के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम आपको श्वेत कंचुक भी आप याद कर सकते हो, इसका योनिक कंचुक भी याद कर सकते हो, योनिक स्तर भी याद कर सकते हो। तो बाहरी स्तर योनिक स्तर है, भीतरी स्तर श्वेत कंचुक है। अब ये श्वेत कंचुक होता है, ये मोटा स्तर होता है, जगह जगह वर्षण में धंसता है और वर्षण पट बनाता है। पटों के कारण क्या होता है, वर्षण कक्षों में बढ़ जाता है। ये कक्षों में बढ़ गया है, आपको दिख रहा अलग अलग वर्षण है वो कक्षों में बढ़ गए। नेचुरल सी बात है, आप क्या करोगे, कहीं किसी चीज के अंदर बीच में से पट बनाओगे तो चैम्बर्स में डिवाइड होगा।
आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओगे, मॉल के अंदर चले जाओगे तो वहाँ छोटे छोटे चैम्बर बनाने के लिए बैंक के अंदर क्या किया जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है। वैसे ये क्या हो गए, ये पट बन गए। इन पटों के कारण वर्षण किस में बढ़ गया है, कक्षों में। फिर प्रत्येक कक्ष के अंदर 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। फिर प्रत्येक कक्ष के अंदर कितने पिंडक होते हैं, 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। प्रत्येक कक्ष के अंदर कितने पिंडक होते हैं, 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। तो आपने क्या देखा कि इस कक्ष में 200 से 400, इस कक्ष में भी 200 से 400, इस कक्ष में भी 200 से 400, इस कक्ष में भी 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। प्रत्येक कक्ष में 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। अब ये जो प्रत्येक शंक्वाकार पिंडक है, प्रत्येक शंक्वाकार पिंडक के अंदर इस तरह से शंक्वाकार पिंडक है, इसके अंदर 2 से 3 शुक्रजनन नलिका होती हैं। इस शंक्वाकार पिंडक के अंदर 2 से 3 शुक्रजनन नलिका पाई जाती हैं। शुक्रजनन नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। ये क्या था, ये कक्ष, प्रत्येक कक्ष में कितने पिंडक थे, 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक थे। अब प्रत्येक पिंडक था, उस पिंडक में 2 से 3 शुक्रजनन नलिका होती हैं। शुक्रजनन नलिका को अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर कक्ष था, कक्ष के अंदर क्या थे, पिंडक थे। पिंडक के अंदर, एक पिंडक के अंदर 2 से 3 शुक्रजनन नलिका है। अब ये शुक्रजनन नलिका होती हैं, इस पे सवाल बनता है। शुक्रजनन नलिका पे क्या सवाल बनता है वो आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कैसे क्या हुआ है। अपन इसको क्या करेंगे, अलग हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो कि क्या है। ये वर्षण के चारों तरफ आवरण है, उसका नाम है वर्षण खोल। क्या है, बाहरी स्तर का नाम है योनिक स्तर, और भीतरी स्तर है जिसका नाम है श्वेत कंचुक। क्या है, भीतरी स्तर है जिसका नाम है श्वेत कंचुक। ये श्वेत कंचुक है, इस तरह से ये सहज ऊतक का बना हुआ है श्वेत कंचुक। क्या है, श्वेत कंचुक। श्वेत कंचुक होता है वो एक्चुअल में क्या है, मोटा स्तर है। ये जगह जगह वर्षण में धंसता है और वर्षण पट बनाता है। क्या बनाता है, वर्षण पट। वर्षण पटों के कारण क्या होता है, वर्षण पटों के कारण वर्षण कक्षों में बढ़ जाता है। किसमें बढ़ गया, कक्षों में। प्रत्येक कक्ष के अंदर, इस प्रत्येक कक्ष के अंदर 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। प्रत्येक कक्ष में कितने पिंडक होते हैं, 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कक्ष में कितने शंक्वाकार पिंडक है, 200 से 400। अब प्रत्येक पिंडक के अंदर, प्रत्येक पिंडक के अंदर जो प्रत्येक पिंडक है, उस प्रत्येक पिंडक के अंदर 2 से 3 शुक्रजनन नलिका होती हैं। 2 से 3 क्या होती हैं, शुक्रजनन नलिका होती हैं। ये जो शुक्रजनन नलिका है, ये वर्षण की संरचनात्मक, ये वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। यहां से ये सवाल पुटअप होता है। ये वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सवाल सीधा पूछा जाता है, वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम लिखो, तो आपको बताना है वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम है शुक्रजनन नलिका। क्या नाम है, शुक्रजनन नलिका। कई जगह ये लिखी होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ये भी ध्यान रखना है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये शुक्रजनन नलिका है, इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। अब आपने कहा कि प्रत्येक कक्ष में 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक और प्रत्येक पिंडक के अंदर 2 से 3 शुक्रजनन नलिका। ये जो शुक्रजनन नलिका, ये वर्षण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अब अपन कह रहे हैं कि शुक्रजनन नलिका होती हैं, ये शुक्रजनन नलिका होती हैं इस शंक्वाकार पिंडक के अंदर। इस शंक्वाकार पिंडक के अंदर क्या है, शुक्रजनन नलिका है। इस शंक्वाकार पिंडक के अंदर जैसे अपन ने कहा शुक्रजनन नलिका है। इस शुक्रजनन नलिका के अलावा इसके चारों ओर सहज ऊतक का आवरण पाया जाता है। इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, सहज ऊतक का आवरण पाया जाता है। तो सहज ऊतक का आवरण भी प्रेजेंट है इसके चारों ओर। इस सहज ऊतक के आवरण में क्या क्या पाया जाता है, इस सहज ऊतक के आवरण के अंदर रक्त वाहिनियां, तंत्रिका, ये जैसे रक्त वाहिनियां हैं, ये जैसे तंत्रिका तंतु हैं, ये जैसे कोलेजन प्रोटीन है, ये जैसे इलास्टिन प्रोटीन है। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की अंतःस्रावी कोशिका पाई जाती हैं, जिसका नाम आपको बताना है। इसमें विशेष प्रकार की अंतःस्रावी कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है
अंतराली कोशिका, क्या नाम होता है? अंतराली कोशिका, या इसको अपन कहते हैं लीडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका या इसका नाम क्या रखते हैं? लीडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका या इसका नाम क्या होता है? लीडिंग कोशिका। इसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है एंड्रोजन हार्मोन, या अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वृषण से निकलता है एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन। कौन सी कोशिका से निकलता है? अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका से निकलता है। तो अंतराली कोशिका लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करेगा? पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा, जैसे दाढ़ी मूछें आना, जैसे आवाज का मोटा होना, मांसपेशियों का बलिष्ठ होना। ठीक है, तो ये पुरुषों में क्या करता है? आवाज मोटी कर देता है, मांसपेशियों को बलिष्ठ करता है। इसके अलावा विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, कुछ विशेष जनन भागों में, कुछ विशेष भागों में बाल उग जाते हैं, तो ये काम करता है। तो अंतराली कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन। इसके अलावा जननांगों का भी विकास करता है। बच्चों आप लोग ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो वृषण की संरचना को। अब नेक्स्ट अपने वृषण की संरचना के अंदर चल रहा है, तो अपन ने कहा कि भाई ये क्या है? शुक्रजन नलिका, उसको अपन लेंगे अब आगे। शुक्रजन नलिका होती है, उस शुक्रजन नलिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, एक पतला आवरण पाया जाता है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिरिया। ट्यूनिका प्रोपिरिया। तो शुक्रजन नलिका के चारों ओर, शुक्रजन नलिका के चारों ओर, शुक्रजन नलिका है उसके चारों ओर पतला इस तरह पाया जाता है, पतला आवरण पाया जाता है झिल्ली का, उसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिरिया। ठीक है, इसके भीतर की ओर, शुक्रजन नलिका के भीतर की ओर क्या होता है? जनन उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके भीतर की ओर आपको बताना है जनन उपकला पाई जाती है। तो इसके भीतर की ओर कौन सी उपकला पाई जाती है? जनन उपकला। ठीक है, जनन उपकला में दो तरह की कोशिका होती हैं। एक कोशिका को अपन कहते हैं शुक्राणुजन्य कोशिका। एक कोशिका का नाम होता है शुक्राणुजन्य कोशिका, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, और दूसरी होती है जिसका नाम होता है आलंबन कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? आलंबन कोशिका, या इसको अपन कहते हैं धात्र कोशिका। क्या कहते हैं? धात्र कोशिका, या इसको कहते हैं सर्टोली कोशिका। क्या कहते हैं? सर्टोली कोशिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। तो जनन उपकला है, उसमें दो तरह की कोशिका ये जनन उपकला है। इसमें एक तो घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं, इन घनाकार उपकला कोशिकाओं को कहते हैं शुक्राणुजन्य कोशिका। तो शुक्राणुजन्य कोशिका होती है, ये घना आकार में घनाकार होती है। सबसे पहले आपको बताना है ये आकार में कैसी होगी? घनाकार। दूसरी विशेषता बतानी है, ये संख्या में अधिक होती हैं। ये संख्या में क्या होती हैं? अधिक होती हैं। इसका बारंबार समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी शुक्राणु जनन होता है, शुक्र जनन क्रिया होती है, और इससे शुक्राणु बनते हैं। इसके द्वारा क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। इसके बीच बीच में क्या होती हैं? स्तंभाकार कोशिका होती है। इसके बीच बीच में कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। इसके बीच बीच में कुछ स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं इस तरह की। तो इसके बीच बीच में ये कैसी कोशिकाएं हैं? स्तंभाकार। आप देखोगे इसके बीच बीच में ऐसी स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, ये स्तंभाकार कोशिकाएं हैं। तो आपने देखा कि दो तरह की कोशिकाएं हैं। एक कोशिका को अपन कह रहे हैं शुक्राणुजन्य कोशिका। जनन उपकला में दो तरह की कोशिका है। एक कोशिका जो काले काले कलर की मैंने बनाई है घनाकार आकार की, उसको अपन ने कहा शुक्राणुजन्य कोशिका, संख्या में अधिक है। इससे शुक्र जनन क्रिया होती है, शुक्राणु बनते हैं। फिर उसके बाद है आलंबन कोशिका। आलंबन कोशिका की विशेषता ये स्तंभाकार आकृति की होती है। इसका अंतिम सिरा कटा फटा होता है। इसका अंतिम सिरा क्या होता है? ये लास्ट पोर्शन ये कटा फटा होता है इस तरह से। इसका अंतिम सिरा कटा फटा होता है। अब आता है इसका काम, ये शुक्राणु को सुरक्षा, ये शुक्राणु को सुरक्षा, ये शुक्राणु को सुरक्षा, ये शुक्राणु को पोषण, ये शुक्राणु को आलंबन देती हैं। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे नाम से पता चलता है धात्र या नर्स, धात्र या नर्स कोशिका का काम क्या है? नर्स का नाम नहीं आए, सर्टोली आ जाए तब अपने टेंशन हो जाती है सर्टोली क्या है।
तो सर्टोली ऐसी कोशिका जो शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं, यानी शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देने का काम करती हैं। इनका अंतिम सिरा कटा फटा होता है। इनसे एक प्रोटीन निकलता है इनहिबिन। क्या निकलता है? इनहिबिन, जो एफएसएच की क्रियाओं का नियमन करता है, यानी शुक्र जनन के लिए उत्तरदायी जो एफएसएच हार्मोन है उसकी क्रियाओं का भी ये नियमन करता है। तो आलंबन कोशिका का काम क्या है? शुक्राणु को सुरक्षा देना, शुक्राणु को पोषण देना, शुक्राणु को आलंबन देना। इनकी संख्या कम होती है, इनका अंतिम सिरा कटा-फटा होता है। इसके अलावा ये शुक्राणु पूर्वी हैं, वो इससे जुड़ते हैं और इससे अतिरिक्त कोशिका दर को हटाने का काम भी करती हैं। शुक्राणु पूर्वी इससे जुड़ते हैं, स्पर्मेटिड इससे जुड़ते हैं और ये अतिरिक्त कोशिका दर को हटाने का काम भी करती हैं। जो अतिरिक्त कोशिका दर हैं उसको हटाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त कोशिका दरों को हटाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म है जिसके कारण शुक्राणु पूर्वी भारी होता है उसको हल्का करने का काम भी इसका होता है। तो इस तरह से आपने वर्षण की संरचना देखी है कि वर्षण की संरचना में क्या है, ये जो शुक्रजन नलिका है जो वर्षण की संरचना क्रिया में कई है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। इसके चारों तरफ दो स्तर है। बाहरी स्तर का नाम ट्यूनिका प्रोपिलिया है, भीतर की ओर क्या है? भीतर की ओर जनन उपकला है। अब जनन उपकला में दो तरह की कोशिका है, शुक्राणुजन्य कोशिका और आलंबन कोशिका। शुक्राणुजन्य कोशिका आकार में घनाकार है, संख्या में अधिक है, इसके शुक्र जनन क्रिया होती है, इसके द्वारा शुक्राणु बनते हैं, यानी समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है बारंबार इस शुक्राणुजन्य कोशिका का और शुक्राणु बनते हैं। आलंबन धातु कोशिका, सर्टोली कोशिका ऐसी होती है जो स्तंभाकार होती है, इसका अंतिम सिरा कटा-फटा होता है। ये शुक्राणु को सुरक्षा, पोषण और आलंबन देती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं? इनहिबिन प्रोटीन भी निकलता है इसके द्वारा। इनहिबिन प्रोटीन एफएसएच की क्रियाओं का नियमन करता है। शुक्राणु पूर्वी से अतिरिक्त कोशिका दर को हटाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अब अपन इसको एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे। मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा काफी कुछ। एक बार अपन वर्षण का पूरा क्या है, वर्षण की संरचना को वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो ये वर्षण की संरचना आ जाए तो आपको इस तरह से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। मैं वर्षण के चारों तरफ सबसे पहले वर्षण की संरचना अपन एक बार थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। वापस 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे। वर्षण के चारों तरफ आवरण है उसको कहते हैं वर्षण खोल। क्या कहते हैं? वर्षण खोल। वर्षण खोल के बारे में बताना है सबसे पहले कि वर्षण के चारों तरफ जो आवरण है उसको वर्षण खोल। दो स्तर हैं, बाहरी स्तर का नाम योनिक स्तर है और भीतरी स्तर का नाम है श्वेत कंचुक। क्या है? श्वेत कंचुक। ठीक है, श्वेत कंचुक होता है वो संयोजी उत्तक का बना होता है और ये क्या है, उदर के आवरण का बना हुआ है, यानी पतली झिल्ली का बना हुआ है। ये संयोजी उत्तक का बना होता है, भीतरी स्तर होता है मोटा। ये श्वेत कंचुक जगह जगह वर्षण में धंसता है और वर्षण पट बनाता है। क्या बनाएगा? वर्षण पट। वर्षण पटों के कारण वर्षण किस में बढ़ जाएगा? कक्षों में। किसमें? प्रत्येक कक्ष के अंदर जो प्रत्येक कक्ष है उसमें कितने शंक्वाकार पिंडक होंगे? 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होंगे। प्रत्येक कक्ष में कितने पिंडक होते हैं? 200 से 400 शंक्वाकार पिंडक होते हैं। अब प्रत्येक शंक्वाकार पिंडक के अंदर 2 से 3 शुक्रजन नलिका होती हैं। क्या होती है? शुक्रजनन नलिका। ये शुक्रजन नलिका है, ये वर्षण की संरचनात्मक क्रिया में कई याद रखना है। इस शंक्वाकार पिंडक में आपको क्या दिखाई देगा? इस शंक्वाकार पिंडक में आपको ये शुक्रजन नलिका दिखाई देगी। इस शुक्रजन नलिका के अलावा आपको संयोजी उत्तक दिखेगा, रक्तवाहिनियां दिखेगी, इलास्टिन, प्रोटीन, कोलेजन तंतु दिखेंगे, लेकिन एक विशेष प्रकार की कोशिका दिखेगी। उस कोशिका का नाम आपको याद रखना है। इस कोशिका का नाम है अंतराली कोशिका, या इस कोशिका को कहते हैं लीडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका या इस कोशिका का नाम होता है लीडिंग कोशिका। ये अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका होती है, इससे एक हार्मोन निकलता है। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन हार्मोन, जिसको अपन टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। ये पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। अब ये जो शुक्रजन नलिका है इसके 2 स्तर हैं। एक बाहरी स्तर है जिसका नाम है ट्यूनिका प्रोपिलिया। क्या नाम है? ट्यूनिका प्रोपिलिया। और भीतरी स्तर है जिसका नाम आपको बताना है जनन उपकला। जनन उपकला में 2 तरह की कोशिका है बच्चों। एक कोशिका का नाम होता है
जिसको अपन कहते हैं शुक्राणु जन्य कोशिका। एक कोशिका का नाम होता है शुक्राणु जन्य कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम होता है जिसको अपन कहते हैं, पहली कोशिका हो गई शुक्राणु जन्य कोशिका और दूसरी कोशिका होती है, उस कोशिका का नाम आपको बताना है सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? सर्टोली कोशिका, आलंबन कोशिका या अपन कहते हैं धात्र कोशिका। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये आपको बताना है, ये घनाकार नहीं होती, स्तंभाकार होती है। कैसी होती हैं? स्तंभाकार होती हैं, स्तंभाकार होती हैं और इनकी संख्या कम है। पहली विशेषता बताओ, स्तंभाकार है और इनकी संख्या क्या है? कम है। और इनकी विशेषता ये है, शुक्राणु को सुरक्षा देती हैं। जो शुक्राणु है उस शुक्राणु को सुरक्षा, उस शुक्राणु को पोषण और उस शुक्राणु को क्या करती हैं? आलंबन देती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त शुक्राणु पूर्वी से अतिरिक्त कोशिका दल को हटाती हैं। जो शुक्राणु पूर्वी है उससे अतिरिक्त कोशिका दल को हटाने का काम भी करती हैं। शुक्राणु पूर्वी से अतिरिक्त कोशिका दल को हटाने का काम भी करती हैं। ये सर्टोली कोशिका का काम होता है। इससे एक प्रोटीन निकलता है इनहिबिन, जो एफएसएच की क्रियाओं का नियमन करता है। जो एफएसएच की क्रियाओं का क्या करता है? नियमन। शुक्राणुजन्य कोशिका संख्या में अधिक होती हैं, आकार में घनाकार होती है। आकार में कैसी होगी? घनाकार होगी। और अगली विशेषता आपको बतानी है, इसका समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है और शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये शुक्रजन नलिका मध्य में आकर कम कुंडलित होती हैं और वर्षण जालक में खुलती हैं। ये शुक्रजन नलिका मध्य में आकर कम कुंडलित होती हैं और ऐसे वर्षण जालक में खुलती हैं। किसमें खुलती हैं? ये वर्षण जालक में खुलती हैं। तो ये शुक्रजन नलिका है, ये शुक्रजन नलिका है, ये मध्य में आकर, किसमें आकर? मध्य में आकर वर्षण जालक में खुलती हैं। और वर्षण जालक से क्या होता है? 15 से 20, कितनी? 15 से 20 शुक्र अपवाहिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? शुक्र अपवाहिकाएं, जो वर्षण के शीर्ष भाग से होती हुई बाहर निकलती हैं और ये खुलती है अधिवर्षण में। किसमें खुलती हैं? अधिवर्षण में। तो आपको ध्यान रखना है, शुक्रजन नलिका कहाँ खुलती है? वर्षण जालक में। और वर्षण जालक कहाँ खुलता है? शुक्र अपवाहिका में। शुक्र अपवाहिका किसमें खुलती है? अधिवर्षण में खुलती। तो शुक्रजन नलिका किसमें खुली है? वर्षण जालक में। शुक्रजन नलिका कम कुंडलित होती हुई, शुक्रजन नलिका कम कुंडलित होती हुई वर्षण के मध्य में आकर खुलती है, जिसको अपन कहते हैं वर्षण जालक। फिर उसके बाद आपको बताना है कि वर्षण जालक ये शुक्र अपवाहिका में खुलता है और 15 से 20 शुक्र अपवाहिकाएं होती हैं, वो वर्षण के शीर्ष से बाहर निकलती हैं और अधिवर्षण में जाकर खुलती हैं। तो पुंछ अधिवर्षण है, शीर्ष अधिवर्षण है, तो ये शीर्ष अधिवर्षण के अंदर जाकर खुलती है। इस तरह से ये वर्षण की संरचना पूरी हो गई। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसा बना। मेरे हिसाब से आप लोग ये वर्षण की संरचना का ये वीडियो देख लोगे, आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगी वर्षण की संरचना। बस आपको देखने की जरूरत है, फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 सवाल है मैं इसमें पूछूंगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो आप आंसर देने की कोशिश करना। पहला सवाल ये है कि अंतराली कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है। दूसरा सवाल है सर्टोली कोशिका है, उससे उसका कार्य बताओ। एक सवाल और है वर्षण की संरचना और क्रिया में कई का नाम बताओ। ये 3 सवाल के आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपन अधिवर्षण है उसकी संरचना पढ़ेंगे। वर्षण के अगला टॉपिक है, आपने मेरा वीडियो देखा होगा वर्षण की संरचना। तो अधिवर्षण के बारे में आपको बताते हैं, एपिडिडाइमस क्या होता है। अधिवर्षण, अधिवर्षण की चर्चा अपन करेंगे। अधिवर्षण को अपन क्या कह रहे हैं? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है अधिवर्षण, ये अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अधिवर्षण के बारे में ऐसे बताएंगे कि अधिवर्षण है वो लगभग क्या है, 6 मीटर लंबी, 6 मीटर, कितने मीटर? 6 मीटर लंबी कुंडलित, 6 मीटर लंबी कुंडलित पेशीय नली होती हैं। ये 6 मीटर लंबी कुंडलित पेशीय नली होती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
इसके जो ये कुंडलन है वो सहज ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। इसके कुंडलन किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सहज ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। इसके कुंडलन किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये सहज ऊतक द्वारा जुड़े होते हैं। ये कोमा आकार की होती है। कैसे आकार की होती हैं? ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। शीर्ष भाग होता है, मुख्य भाग होता है और पुंछ भाग होता है। ठीक है, 3 भाग है, शीर्ष भाग, मुख्य भाग और पुंछ भाग। यानी अपन कहते हैं इसके 3 भाग है, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुंछ भाग। अब मेन सवाल पूछा जाता है कि ये क्या है? वर्षण है। क्या है? वर्षण है। इससे क्या निकलती है? शुक्र अपवाहिकाएं। वर्षण से क्या निकलती हैं? शुक्र अपवाहिकाएं निकलती हैं। ये शुक्र अपवाहिकाएं किस में खुलती हैं? शीर्ष अधिवर्षण में आके खुलती हैं। शीर्ष अधिवर्षण में आके खुल गई है, फिर ये शीर्ष अधिवर्षण से मध्य अधिवर्षण, मध्य अधिवर्षण से ये पुंछ अधिवर्षण, तो ये कोमा आकार की संरचना हो गई। वर्षण के पार्श्व में कहाँ होती है? वर्षण के पार्श्व में बाहर की ओर। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में इसका काम अब आता है, अधिवर्षण का कार्य क्या है? तो अधिवर्षण का कार्य आपको बताते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अधिवर्षण एपिडिडाइमस? यहाँ शुक्राणु 1 माह तक रुके रहते हैं। यहाँ शुक्राणु क्या होते हैं? 1 माह तक रुके रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिवर्षण का कार्य बताओ। यहाँ शुक्राणु 1 माह तक रुके रहते हैं और यहाँ शुक्राणु 1 माह तक रुके रहते हैं। शुक्राणुओं का यहाँ अस्थायी संग्रहण होता है। यहाँ शुक्राणुओं का क्या होगा? अस्थायी संग्रहण होता है। यहाँ शुक्राणु 1 माह तक रुके रहते हैं। इसके अलावा जो अतिरिक्त कोशिका द्रव होता है उसका अवशोषण भी किया जाता है। अतिरिक्त कोशिका द्रव का अवशोषण भी किया जाता है। जो अतिरिक्त कोशिका द्रव है उसका अवशोषण भी किया जाता है। तो अपने को अधिवर्षण का कार्य है, या 1 महीने तक शुक्राणु रुके रहते हैं, या शुक्राणु का अस्थायी संग्रहण होता है और यहाँ शुक्राणुओं का परिपक्वन हो जाता है। मेन पॉइंट आ गया है मैच्योरेशन ऑफ शुक्राणु, यानी मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ शुक्राणुओं का क्या हो जाता है? परिपक्वन हो जाता है। तो अधिवर्षण अपने पूरा हो गया है। अधिवर्षण में इतना ही है कि ये 6 मीटर लंबी कुंडलित पेशीय नली होती है। इसकी विशेषता है कि ये शुक्र अपवाहिका से शुक्राणुओं को, ये शुक्र अपवाहिका से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाती है। किसमें खुलती है? शुक्रवाहिनी में पहुंचाती है। अब आपने देखा होगा, आप मैदान में क्या करोगे? सीधा भेज दोगे किसी को, पैदा होते ही तो वो लड़ाई थोड़ी कर पाएगा। आप उसको खिलाओगे, पिलाओगे, हष्ट पुष्ट करोगे 1 महीने तक, फिर उसके बाद उसको मैदान में भेजोगे, अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देगा। वैसे ही हमारे शुक्राणु है, मतलब इन द सेंस ह्यूमन के शुक्राणु है। वो शुक्राणु क्या करते हैं? 1 महीने तक यहाँ रुके रहते हैं और 1 महीने तक यहाँ शुक्राणुओं का अच्छी तरह परिपक्वन होता है, यहाँ शुक्राणुओं का संग्रहण होता है और शुक्राणुओं का यहाँ पर एक तरह से 1 महीना मतलब स्थायी संग्रहण हो गया है। यहाँ से अतिरिक्त कोशिका द्रव्य उसको हटाया जाता है और अवशोषण कर लिया जाता है। शुक्राणु बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं और इस तरह से अधिवर्षण ने क्या कर दिया है? शुक्राणुओं का परिपक्वन कर दिया है। इसके पश्चात शुक्राणु होते हैं वो मुक्त कर दिए जाते हैं। तो ये हो गई अधिवर्षण। वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी वीडियो डालता रहूंगा। आप लोगों को एक सवाल है इसमें मेरा, अधिवर्षण के कार्य बताओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो देखा है तो आप जरूर बताएंगे कि अधिवर्षण का क्या कार्य है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का अध्ययन करेंगे। ये नर जनन तंत्र का भाग है। आपने मेरे 2 वीडियो देखे होंगे। पहले मैंने वर्षण की संरचना पढ़ाई है, फिर मैंने अधिवर्षण की संरचना पढ़ाई है। अब ये नर जनन तंत्र का तीसरा भाग है जिसका नाम है शुक्रवाहिनी। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि लंबा वीडियो क्या होता है, आपको बोरिंग करता है। एक छोटा सा वीडियो आप आराम से देख सकते हो। आपको शुक्रवाहिनी में सवाल पूछा जाता है कि अगर शुक्रवाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा दी जाएगी क्या होगा। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार आ भी रखा बोर्ड के एग्जाम के अंदर कि शुक्रवाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा दी जाएगी तो क्या होगा। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको उत्तर मिल जाएगा। अपन समझते हैं क्या होता है। ये क्या है? ये वर्षण कोश है, या ये वर्षण है। क्या है? ये वर्षण है। यहाँ पे ये क्या है? अधिवर्षण है। क्या है? अधिवर्षण है। इसके साइड में ये अधिवर्षण है, इस तरह से ये अधिवर्षण है।
अब यहां से क्या होता है, जो पुच्छ अधिवर्षण है, जो पुच्छ अधिवर्षण है उससे शुक्रवाहिनी निकलती है। पुच्छ अधिवर्षण से क्या निकलती है, शुक्रवाहिनी। पुच्छ अधिवर्षण से क्या निकलती है, शुक्रवाहिनी। एक जोड़ी, कितने जोड़ी, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी निकलती है। ये इस तरह से शुक्रवाहिनी निकल गई। तो अपन ने कहा कि ये पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर ये 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। सबसे पहले अपन बताएंगे ये 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। दूसरी विशेषता आपको बतानी है कि ये पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर, किससे प्रारंभ होकर, पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर, पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर किससे प्रारंभ होती है, पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर फिर ये वक्षण नाल से होती हुई, किस नाल से होती हुई, ये वक्षण नाल है, इस वक्षण नाल से होती हुई, किस नाल से होती हुई, वक्षण नाल से होती हुई, वक्षण नाल से होती हुई, कौन सी नाल से होती हुई, वक्षण नाल से, वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में जाकर, कहां जाकर, उदर गुहा में जाकर मूत्राशय के पृष्ठ भाग में इसका अंतिम सिरा फूल जाता है, जिसको अपन कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, तो आप बताओगे वक्षण नाल से पुच्छ अधिवर्षण से प्रारंभ होकर वक्षण नाल से होती हुई उदर गुहा में जाकर, किस में जाकर, उदर गुहा में जाकर मूत्राशय के पृष्ठ भाग में, कौन से भाग में, मूत्राशय के पृष्ठ भाग में इसका अंतिम सिरा फूल जाता है। मूत्राशय के पृष्ठ भाग में इसका अंतिम सिरा क्या हो जाता है, फूल जाता है। इसको कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। एम्पुला में शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण होता है। एम्पुला में क्या होता है, शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रहण होता है। अब इसके बाद आप बताओगे कि इसकी दीवार होती है, उसके दो स्तर होते हैं। बाहर की ओर पेशियों का बना स्तर होता है, बाहर की ओर क्या होता है, पेशियों का बना हुआ स्तर होता है, और भीतर की ओर कूट स्थित स्तंभाकार उपकला होती है। भीतर की ओर कूट स्थित स्तंभाकार उपकला होती है। इसके बीच में क्या है, गुहा कम है, और इससे एक पदार्थ निकलता रहता है। इसकी दीवार है, इसकी दीवार के दो स्तर हैं। बाहरी स्तर बना हुआ है पेशियों का, और भीतरी स्तर बना हुआ है कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का। कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का बना हुआ है। भीतरी स्तर किसका बना हुआ है, कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का। भीतरी स्तर किसका बना हुआ है, कूट स्थित स्तंभाकार उपकला का बना हुआ है। ठीक है, इससे ये ग्रंथिल होती, इससे क्या होता है, एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो शुक्राणुओं के गमन में सहायता करता है। इससे एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो शुक्राणुओं के गमन में सहायता करता है। इस शुक्रवाहिनी की विशेषता है कि ये पुच्छ अधिवर्षण से शुक्राणुओं को, पुच्छ अधिवर्षण से ये शुक्राणुओं को कहां पहुंचाती है, एम्पुला में। यानी ये शुक्राणु ऐसे गति करते हुए पहुंचते हैं। इसमें कर्माकुंचन गतियां होती हैं, इसमें कर्माकुंचन गतियां होती हैं, और दूसरा इससे एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इसका मेन काम है पुच्छ अधिवर्षण से शुक्राणुओं को एम्पुला में पहुंचाना। पुच्छ अधिवर्षण से शुक्राणुओं को कहां पहुंचाना, एम्पुला में पहुंचाने का काम होता है। अब यहाँ पे ये क्या होती है, स्खलन वाहिनी होती है। ये शुक्र, ये अपन कह रहे हैं ये शुक्राशय इसमें आके खुलता है, ये शुक्राशय इसमें आके खुलता है और एक पतली नली बना देता है। ये क्या आके खुला है, शुक्राशय। शुक्राशय एम्पुला में आके खुलेगा और एक पतली नली बनाएगा, उसको कहते हैं स्खलन नली। कौन सी नली कहते हैं, स्खलन नली। स्खलन नली होती है, मूत्र वाहिनी के साथ मिलती है। स्खलन नली किसके साथ मिलती है, मूत्र वाहिनी के साथ मिलती है और मूत्र जनन मार्ग बनाती है। मूत्र नली के साथ मिलकर क्या बनाएगी, मूत्र जनन नली बनाएगी। तो इस तरह से ये शुक्रवाहिनी है। अब सवाल मेरा है, उस पे आते हैं कि यहाँ रबड़ की नली लगा देंगे, तो रबड़ की नली में एक तो सबसे पहले आपको बताना है कि कर्माकुंचन गति नहीं होगी। यानी कर्माकुंचन गति का मतलब ये इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना, इकट्ठा होना फैलना। दूसरा, रबड़ की नली से तरल पदार्थ स्रावित नहीं होगा। तरल पदार्थ स्रावित नहीं होगा तो ये तरल पदार्थ इसके अंदर निकलता है, जिसके कारण शुक्राणु क्या होते हैं, आसानी से फिसलते हुए गति करते हुए जाते रहते हैं। तो इसमें दो काम होते हैं। इसमें पहला काम तो होती है कर्माकुंचन गतियां, और दूसरा इससे तरल पदार्थ निकलता है। ये तरल पदार्थ क्या करता है, इसकी गति में सहायता करता है। अब अपन कहते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा, वेस्कोटोमी और ट्यूबेकोटोमी। वेस्कोटोमी होती है, उसको पुरुष नसबंदी कहा जाता है। वेस्कोटोमी को पुरुष नसबंदी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी होती है, उस शुक्रवाहिनी को यहाँ से क्या करते हैं,
यहाँ से एक अपन नायलॉन के धागे से बांध देते हैं। ठीक है, नायलॉन के धागे से बांधते ही अपन कहते हैं कि शुक्राणु आगे जा नहीं पाएंगे और इस तरह से अपन देखेंगे कि क्या होगा, नसबंदी हो गई। क्या हो गई, यानी शुक्राणु है वो बाहर नहीं आ पाएंगे। तो वैसेकोटोमी क्या है, ये नर जनन नियंत्रण की एक तकनीक होती है जिसमें शुक्र वाहिनी को नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। तो अपने दो सवाल आ गए, एक तो वैसेकोटोमी क्या है, एक दूसरा सवाल आ गया शुक्र वाहिनी को अगर अपन शुक्र वाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा देंगे क्या होगा। तो शुक्र वाहिनी के स्थान पर रबड़ की नली लगा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि शुक्राणु है वो पहुंच नहीं पाएंगे एम्पुला में। एम्पुला में शुक्राणुओं का आहिस्ता सक्रिय होता है। एम्पुला फिर शुक्राशय के साथ मिलता है, स्खलन नली बनाता है। स्खलन नली फिर मूत्र नली के साथ मिलती है और नर जनन मार्ग बनाता है। इस नर जनन मार्ग से मूत्र और वीर्य बाहर निकलता है। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये आपके शुक्र वाहिनी की संरचना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और शुक्र वाहिनी से संबंधित कोई भी सवाल हो आप मुझसे जरूर पूछें। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको अगर समझ में आया तो ये वीडियो बताना कि इसकी भीतरी स्तर कौन सी उपकला का बना होता है, इसका भीतरी स्तर कौन सी उपकला का बना होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखें। वीडियो देखा है तो आपने ध्यान से। अपन सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ेंगे। मैंने इसके 2-3 वीडियो पहले डाल रखे हैं। आपने देखा होगा मानव जनन तंत्र में अपन ने क्या है, वर्षण पढ़ लिया है। अपन मानव जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। मानव जनन तंत्र में क्या है, नर जनन तंत्र है। उस नर जनन तंत्र के अंदर जो वर्षण है क्या है, नर जनन तंत्र के अंदर वर्षण है, फिर अधिवर्षण है, फिर उसके बाद शुक्र वाहिनी है, फिर उसके बाद में अपन सहायक ग्रंथियां पढ़ रहे हैं। तो सहायक ग्रंथि में सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रोस्टेट ग्रंथि। जो सहायक ग्रंथि है उसमें सबसे पहली ग्रंथि है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र मार्ग है। इस मूत्र मार्ग के आधार पर एक सिंगाड़े के आकार की, मूत्र मार्ग के आधार पर सिंगाड़े के आकार की एक ग्रंथि होती है। मूत्र मार्ग के आधार पर सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि होती है, उसको अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये कई पिंड होते हैं इस ग्रंथि में और ये किस में खुलती हैं, मूत्र मार्ग में खुलती हैं। अब प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, उससे एक सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है। इस प्रोस्टेट ग्रंथि से एक सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है जो वीर्य का आपको बताना है 25 से 30% भाग बनाता है। जो वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 25 से 30% भाग वीर्य का बनाता है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट विशेषता ये बतानी है कि इससे जो प्रोस्टेट ग्रंथि से सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है उसका नाम बताना, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम होता है स्पर्मीन, दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। ये नाम याद रखने हैं, ये नाम पूछे जाते हैं। तीसरा होता है फास्फेटेज। क्या होता है, फास्फेटेज। स्पर्मीन है, लाइसोजाइम है, फास्फेटेज है। फिर उसके बाद है सिट्रेट। क्या है, सिट्रेट। ये सब एंजाइम इसके अंदर होते हैं। अब इससे जो पदार्थ निकलता है ये क्या काम करता है, इसके 2 काम हैं। सबसे पहले तो ये शुक्राणुओं को सक्रिय करता है। सबसे पहला इसका काम होता है ये शुक्राणुओं को सक्रिय करता है और दूसरा इसका काम होता है ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है। ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है। इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या है, फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, वीर्य है उस वीर्य के स्कंदन को रोक देता है। जब वीर्य गिरता है तो एकदम सफेद सफेद गिरता है, लेकिन बाद में वो पानी में बदल जाता है। ये वीर्य है, ये वीर्य गिरा सफेद सफेद रंग का है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा है। थोड़ी देर के बाद ये पतला पानी जैसा हो जाएगा। ये पानी जैसा इसलिए हो गया क्योंकि फाइब्रिनोलाइसिन क्या करता है, इसके अंदर जो गाढ़ापन है उसको समाप्त कर देता है। गाढ़ापन समाप्त होगा तो शुक्राणु आसानी से गति करेंगे। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से जो काम है उसका आपको बताना है शुक्राणुओं को सक्रिय करना और वीर्य के स्कंदन को रोकना। वीर्य के स्कंदन को रोकता है, वीर्य के स्कंदन को ये क्या करता है, रोकता है। तो इसका काम होता है शुक्राणुओं को सक्रिय करना
और वीर्य के स्कंदन को रोकना। ये एंजाइम के नाम याद रखने हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि से जो पदार्थ निकलता है उसमें स्पर्मीन, लाइसोजाइम, फास्फेटेज, सिट्रेट, फाइब्रोलाइसिन, ये सब एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले बताओगे प्रोस्टेट ग्रंथि सिंगाड़े के आकार की होती है और मूत्र मार्ग के आधार भाग पर पाई जाती हैं। इसमें कई पिंड होते हैं और ये पिंड होते हैं वो किस में खुलते हैं, ये पिंड आपको बताना है मूत्र मार्ग में खुलते हैं। फिर आपको बताना है इससे जो पदार्थ निकलता है वो सफेद क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है। ये वीर्य का 25 से 30% भाग बनाता है। इसमें ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम के नाम आपको टिप्स पे याद करने हैं, स्पर्मीन, लाइसोजाइम, फास्फेटेज, सिट्रेट, फाइब्रोलाइसिन। फिर इसका काम क्या है, शुक्राणुओं को सक्रिय करना और वीर्य के स्कंदन को रोकना। चैनल देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वर्षण मैंने बता रखा है, नर जनन तंत्र में अधिवर्षण मैंने बता रखा है। फिर उसके बाद मैंने शुक्रवाहिनी बता रखी है। अब मैं सहायक ग्रंथियां बता रहा हूं। उसमें पहली ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, उसको अपन ने चर्चा कर ली है प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे शुक्राशय। अब नेक्स्ट अपन जो ग्रंथि पढ़ेंगे उसका नाम है शुक्राशय। शुक्राशय के बारे में आपको बताएंगे। शुक्राशय को अपन क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल के नाम से जानते हैं। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। एक्चुअल में क्या है कि ये क्या है, ये शुक्रवाहिनी है। इस शुक्रवाहिनी की अंतिम भाग खुला हुआ एम्पुला, और फिर इसमें क्या होती है, दो ये शुक्राशय आके खुलते हैं और फिर ये शुक्राशय आके खुलते हैं और यहाँ पे ये स्खलन नली बनाते हैं। आप बताओगे ये मूत्राशय के पृष्ठ भाग में स्थित होती हैं। ये मूत्राशय के कहाँ स्थित है, पृष्ठ भाग में स्थित है। शुक्राशय एक जोड़ी होती है। इस ग्रंथि की विशेषता ये एक जोड़ी है। अगली विशेषता क्या होता है, इससे एक पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है। इससे कौन सा पदार्थ निकलता है, पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ निकलता है जो वीर्य का 60% भाग बनाता है। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज। ये शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का काम होता है शुक्राणुओं को पोषण देना। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इसके अलावा इससे प्रोस्टोग्लैंडिन्स भी निकलता है। प्रोस्टोग्लैंडिन्स भी इसके द्वारा स्रावित होता है। इसका मेन काम है, ये मादा में जब वीर्य जाता है तो मादा के योनि भाग की अम्लता को समाप्त करता है। योनि भाग की अम्लता को समाप्त करता है। इसका मेन काम होता है योनि भाग की अम्लता को समाप्त करना। दूसरा, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। ये शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करने में सहायता करता है। दो काम होते हैं इस शुक्राशय से, जो तरल पदार्थ निकलता है उसका, ये ज्यादातर जो वीर्य है उसका 60% भाग तो ये शुक्राशय अकेला बना देता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है वो 20 से 25%, 25 से 30% भाग बनाती है। इसका काम होता है मैथुन के बाद ये योनि भाग की जो अम्लता उसको समाप्त करना और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। इसके द्वारा प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, स्पर्मेजिनिन है और ये फ्रक्टोज है, ये सब पदार्थ इसके द्वारा स्रावित होते हैं। ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन ने दो ग्रंथियां पढ़ ली है। सबसे पहले अपन ने प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी है, फिर अपन ने शुक्राशय पढ़ लिया। अब तीसरी ग्रंथि है जिसका नाम है काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, इसमें एक सवाल आता है कि ये मादा की कौन सी ग्रंथि के समजात होती हैं। तो ये मादा के अंदर एक ग्रंथि होती है बार्थोलिन। बार्थोलिन मादा के अंदर एक ग्रंथि होती है, उसकी ये समजात होती है। बार्थोलिन जो कार्य करेगा वही काउपर ग्रंथि कार्य करती है। अब काउपर ग्रंथि से क्या होता है अपन समझाते हैं। ये कहाँ है, ये क्या है, मूत्र जनन मार्ग है। मूत्र जनन मार्ग के ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक पास में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक ये पास में नीचे की ओर स्थित होती हैं।
इससे भी क्या विशेषता, इससे भी आपको बताना, एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है। इससे भी एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो क्या करता है, मादा के योनि भाग में फैल जाता है और उसकी अम्लीयता को क्या करता है, समाप्त करता है। इसका मतलब इससे जो पदार्थ निकलेगा वो भी क्षारीय होगा। क्या होगा, जब पुरुष है वो महिला के साथ मैथुन करता है तब उस कंडीशन में यहाँ इस ग्रंथि से एक चिकना तरल पदार्थ यहाँ से बूंद बूंद करके निकलता है। ये मादा के योनि भाग में फैल जाता है और योनि भाग में फैल कर क्या करता है, जो घर्षण या रगड़ है उसको कम करता है और इसके अलावा ये अम्लीयता उसको समाप्त करता है। तो आपको बताना है ये अम्लीयता को क्या करता है, योनि मार्ग की अम्लीयता उसको समाप्त करता है और मैथुन के समय जो घर्षण और रगड़ है उसको कम करता है, यानी सहवास को बनाता है। ये छोटा सा बूंद बूंद के रूप में निकलता रहता है। तो काउपर ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है जो बार्टोलिन ग्रंथि के समझात है। बार्टोलिन ग्रंथि ये मादा के योनि भाग में पाई जाती है। इससे भी एक चिकना तरल पदार्थ निकलता है जो मादा के योनि भाग में फैलकर मैथुन को सुगम और सरल बनाता है। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना है कि तीनों ग्रंथियां हो गई हैं। अब मैंने आपको पढ़ा दिया ये तीनों ग्रंथि। अब मैं एक क्वेश्चन डाल देता हूं, अगर आपने ध्यान से इन तीनों ग्रंथियों को देखा है तो आप ये बताओ मुझे कि जो ये काउपर ग्रंथि है वो किस ग्रंथि के समझात होती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, अपन क्या है अगला टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए जिसका नाम है शिश्न। तो अपन ने नर जनन तंत्र का अध्ययन किया था। नर जनन तंत्र में अपन ने वर्षण पढ़ा, इसके बाद में अपन ने अधिवर्षण पढ़ा, फिर अपन ने शुक्रवाहिनी पढ़ी, फिर अपन ने सहायक जनन ग्रंथियां पढ़ी। तो अपन ने अलग अलग क्या है भाग पढ़ लिए हैं। अब इसमें जो एक भाग और बचा हुआ नर जनन तंत्र उसका अध्ययन करते हैं शिश्न। क्या अध्ययन करते हैं, शिश्न का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका अपन अध्ययन करेंगे शिश्न के बारे में, क्या होता है, कैसे काम करता है। कई लोगों के मन में डाउट भी होता है कि ये क्या है सर हमें बताओ। कई बच्चे पूछते भी है कि भाई शिश्न की विशेषताएं बताओ। तो अपने को क्या करना है कि अपन इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, दैनिक जीवन में भी काम आती हैं। आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए आखिर ये है क्या, कैसी संरचना है। तो अपन इसको इंग्लिश में पेनिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पेनिस। ठीक है, सबसे पहले आप बताओगे मैथुनांग है। क्या है, मैथुनांग है। जब एक नर प्राणी मादा प्राणी के साथ संभोग करता है तो उस समय यही काम आता है, यानी ये मैथुन अंग है। क्या है, ये मैथुन अंग है, मैथुनांग की तरह कार्य करता है। जब पुरुष महिला के साथ संभोग करता है तो सबसे पहले यही काम आता है मैथुनांग। इसका काम है वीर्य सेचन करना। वीर्य सेचन करना, वीर्य सेचन का मतलब होता है कि जो पुरुष का वीर्य होते हैं उसको मादा के योनि भाग में गहराई तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, वीर्य सेचन का कार्य करता है। फिर उसके बाद आप बताओगे ये लंबा होता है, सेवनी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें उत्पतनशील का गुण होता है। किसका गुण होगा, उत्पतनशील, यानी इरेक्टाइल गुण होता है, खड़ा होना। ठीक है, सामान्य अवस्था में बैठा रहता है लेकिन सहवास या संभोग के समय ये क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। इसमें उत्पतनशील का गुण होता है। ये लंबा है, सेवनी है, उत्पतनशील है। इसके अलावा आप बताओगे आकार में कैसा है, बेलनाकार। कैसा है, बेलनाकार। अब शिश्न को जब देखा जाता है तो शिश्न के ऊपर एक ढीली चमड़ी होती है। शिश्न के ऊपर क्या होता है, कैसे ढीली चमड़ी होती है, इस तरह से। ठीक है, इसको कहा जाता है शिश्न मुंड आच्छद। क्या कहा जाता है, शिश्न मुंड आच्छद। ठीक है, परप्यूस के नाम से इसको जानते हैं, शिश्न मुंड आच्छद कहते हैं। ये क्या करती है, ये ऐसे आगे शिश्न का अगला भाग होता है जो थोड़ा चिकना होता है, बेलनाकार होता है। ये अगला भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, चिकना होता है, जिसको कहते हैं शिश्न मुंड। क्या कहते हैं, शिश्न मुंड के नाम से जानते हैं। ये अगला भाग थोड़ा उभरा हुआ है, गोल है, इसका नाम होता है शिश्न मुंड, ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं इसको, ग्लांस पेनिस। ठीक है, ये है, इसके अंदर तेलीय ग्रंथियां ज्यादा होती हैं, इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा मादा की योनि भाग में आराम से जाता है। और यहाँ पर एक छिद्र होता है, उसका नाम होता है मूत्र जनन छिद्र। क्या होता है, मूत्र जनन छिद्र। इस मूत्र जनन छिद्र के द्वारा क्या होगा, मूत्र भी बाहर निकलेगा और वीर्य भी बाहर निकलेगा। इस तरह से इसमें मूत्र जनन नली होती है
वो आके खुलती है। तो इसके अंदर मूत्र जनन नली आके खुलती हैं मूत्र जनन छिद्र पे। ठीक है, तो अपन ने देखा कि सामान्य अवस्था में शिश्न है उसके चारों वाली ढीली चमड़ी होती है जिसको शिश्नमुंड आच्छादित कहते हैं। ये सामान्य अवस्था में लटका रहता है और ये बेलनाकार आकार का है। इसके ऊपर एक उभरा हुआ भाग है, अंतिम भाग गोल आकार का उभरा हुआ भाग है जिसको कहते हैं शिश्नमुंड। शिश्नमुंड है उसके बीच में एक छिद्र होता है, इसको मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। इससे मूत्र भी निकलता है और इससे सफेद रंग का एक मैथुन के समय तरल पदार्थ भी निकलता है जिसको कहते हैं वीर्य। जो बच्चे जिसके अंदर शुक्राणु होते हैं और ये बच्चे पैदा करने में सहायक होता है। ठीक है, अब अपन जब इसका और आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके बारे में अपन क्या क्या है वो इसका अध्ययन करेंगे। अब क्या होता है कि इस शिश्न का जब अनुप्रस्थ काटा जाता है, जब इस शिश्न का अनुप्रस्थ काटा जाता है तो अपन इसके इसके अंदर तीन तरह की क्या होती हैं, इसमें 3 अनुलंब डोरियां होती है। इसमें कितनी अनुलंब डोरियां होती हैं? इसमें 3 अनुलंब डोरियां पाई जाती हैं। 3 अनुलंब डोरियां इसमें पाई जाती हैं जो सहजी उत्तक और मांसपेशियों की बनी होती हैं। जो सहजी उत्तक और किसकी बनी होती हैं? मांसपेशियों की बनी होती है। जो सहजी उत्तक और मांसपेशियों की बनी होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या होती हैं? 2 डोरियां ऐसी होती हैं जो पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित होती है। इस तरह ये 2 डोरियां हैं, ये पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। इसके अंदर 2 डोरियां हैं, ये पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। अपन इसका एक सेक्शन काट देते हैं। ये 2 डोरियां हैं, ये पृष्ठ पार्श्व भाग के अंदर स्थित है। 2 डोरियां कौन से भाग में स्थित है? पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। इस तरह ये इसका सेक्शन काटा है। ये 2 डोरियां यूं पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। ठीक है, और एक डोरी होती है वो इसके अंदर क्या होती है? बीच में होती है। ये अनुलंब डोरी है। इस तरह से एक डोरी क्या है? ये बीच में, ये अंतर्वर्ती भाग में एक डोरी है। ये जैसे मान लो शिश्न है, इसके यहाँ पर 2 डोरियां हैं, नीचे एक और डोरी होती है, तो इसमें 3 अनुलंब डोरियां होती हैं। ये जो बीच में जो डोरी है, जो बीच में जो डोरी है, उस डोरी को अपन अंतर्वर्ती डोरी कह रहे हैं। ये अंतर्वर्ती डोरी है, इसके बीच में एक छिद्र होता है, इसके बीच में एक नली होती है जिसको अपन कहते हैं मूत्र जनन नली। मूत्र जनन नली, तो इसमें कौन सी नली है? मूत्र जनन नली है। ठीक है, अब इन डोरियों के नाम आपको बताना है। डोरियों के नाम क्या क्या है? डोरियों के नाम होते हैं, सबसे पहला डोरी का नाम होता है जो ऊपर की तरफ 2 स्थित हैं, उनके नाम होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। कैवर्नोसा, कहीं लिखा होता है कॉर्पोरा। क्या लिखा होता है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और यहाँ पे डोरी है, इसका नाम है कॉर्पस स्पंजियोसम। क्या है? स्पंजियोसम। तो 3 डोरियां, कितनी डोरियां हैं? 3 डोरियां, कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसम। अब ये जो बीच में जो डोरी दिख रही है, इस डोरी के बीच में क्या है? ये मूत्र जनन नली है। ऐसे ही मूत्र जनन नली है। इस तरह से ये मूत्र जनन नली है। इसका अगला भाग आपको मैंने बताया था टोपी के समान होता है। इस टोपी के समान जो भाग है इसको अपन कहते हैं शिश्नमुंड। क्या कहते हैं? शिश्नमुंड। ये थोड़ा उभरा हुआ होता है, चिकना होता है। ठीक है, ये उभरा हुआ है, चिकना है। ये जो कॉर्पस स्पंजियोसम होती है, ये कॉर्पस स्पंजियोसम है, ये कॉर्पस स्पंजियोसम है। ये क्या होती हैं? इस भाग के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये कॉर्पस स्पंजियोसम यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे ये छिद्र है। अब यहाँ पे ये क्या होती है? जो कॉर्पस कैवर्नोसा होती हैं, जो कॉर्पस कैवर्नोसा होती हैं, वो इसके अंदर आती नहीं। यहाँ पे ये समाप्त हो जाती है। ये डोरी क्या समाप्त हो जाती है? यहाँ पे आती हैं। ये शिश्नमुंड के अंदर ये डोरी आती नहीं। ये चीज ध्यान रखना। शिश्नमुंड के अंदर सिर्फ कौन सी डोरी है? कॉर्पस स्पंजियोसम ही है। अब इन डोरियों के अंदर क्या होते हैं? रक्त कोटर पाए जाते हैं। रक्त कोटर पाए जाते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये मैथुन के समय ये क्या हो जाता है? तन का खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? तन का खड़ा हो जाता है, यानी ये लंबा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है, कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। और इसकी लंबाई 10 इंच तक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 इंच तक हो जाती है।
वैसे क्या है कि साइंस ऐसे मानती है कि ज्यादा लंबा और छोटे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, मादा की योनि भाग के अंदर पहुंचना चाहिए और घर्षण होना चाहिए। तो 10 इंच तक इसकी क्या होती है, लंबाई हो सकती है। लंबा 3.5 से 10 इंच के बीच में इसकी लंबाई होती है। ये लंबा हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसके अंदर कोई अस्थि नहीं होती, इसके अंदर क्या होती है, कोई अस्थि नहीं होती है। ठीक है, ये विशेषता ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। तो कड़क हो गया, क्या इसके अंदर कोई हड्डी है क्या, तो आपको बताना है इसमें कोई अस्थि नहीं होती है। अब इसके अंदर एक सवाल बनता है कि आखिर ये लंबा कठोर क्यों हुआ। तो इसका कारण है कि एक जो शिश्न धमनी होती है वो क्या करती है, रक्त को लेकर आती है। शिश्न धमनी क्या करती है, रक्त को लेकर आती है। रक्त रक्त कोटरों में बढ़ जाता है, रक्त रक्त कोटरों में बढ़ जाता है, और रक्त कोटरों में बढ़ते ही ये कैसा हो जाता है, लंबा और कड़क। इसकी जो मांसपेशियां होती हैं सामान्य अवस्था में कैसे संकुचित रहती हैं, इसकी मांसपेशियां सामान्य अवस्था में कैसी रहती हैं, संकुचित रहती हैं। मांसपेशियां सामान्य अवस्था में संकुचित रहती हैं, लेकिन जैसे ये मैथुन होगा उस समय ये मांसपेशियां शिथिल हो जाएगी। मांसपेशियां कैसी हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ, ये मैथुनांग की तरह कार्य करता है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अगला भाग है, टोपी के समान सा भाग है, इसका नाम होता है शिश्न मुंड। क्या नाम होता है, ये बहुत ही क्या है, छूने पर एकदम मतलब पुरुष एक्साइटेड हो जाता है। वैसे ही महिला के अंदर भी क्या होता है, एक संरचना होती है। ये जैसे महिला का जनन भाग है तो यहाँ पर क्या होती है, गुंडी के जैसी संरचना होती है जिसका नाम होता है क्लाइटोरिस। क्या नाम होता है, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये क्लाइटोरिस है। ये भी क्या होता है, महिला को छूते हैं तो महिला एक्साइटेड हो जाती है। वैसे क्वेश्चन आता है कि पुरुष का शिश्न मुंड महिला के किस भाग के समजात होता है, तो क्लाइटोरिस के समजात होता है। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है, अपने को पता होना चाहिए क्या है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, अपने शर्म नहीं करनी है। आपको ध्यान से कोई पे कोई समझ में नहीं आता है मेरे से पूछ लेना है कि सर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आया। अपने शर्म किस लिए की, जब आपने बायोलॉजी ले ली है और ये टॉपिक अपने कोर्स में है, मान लो कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। आपको सीधा आंसर देना है। ये प्राथमिक मैथुनांग होता है। वीर्य सेचन के समय जो वीर्य का सेचन गहराई में योनि के अंदर वह गहराई में ये वीर्य पहुंचाता है। इसके अंदर लंबा सेवनी उत्पतनशील है और ये इसके कोटरों में रक्त बढ़ता है। इसके कोटर हैं, इन कोटरों में ये खून बढ़ जाता है और खून बढ़ने के कारण ये कड़क हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें कोई अस्थि नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। अब कई कारण होते हैं कोटर में रक्त नहीं बढ़ता है, तो कई कारण माने जाते हैं। सबसे मेन कारण है मनोवैज्ञानिक, यानी इच्छा नहीं होना, या कई और कारण भी होते हैं जैसे कि बीमारी होना, या कई और कारण भी होते हैं जिनके कारण ये क्या होता है, ये रक्त नहीं बढ़ता और ये सामान्य अवस्था में मूत्र त्याग के लिए उपयोग में आता है। लेकिन ये भी त्याग करता है संभोग के समय। किस समय, संभोग के समय। अब अपन नर जनन तंत्र में शिश्न के बाद पढ़ेंगे वीर्य। वीर्य को सामान्य भाषा में कहा जाता है सीमन। क्या कहा जाता है, सीमन। अब वीर्य होता है, वीर्य आपको बताना है कि ये क्या होता है, शरीर से बाहर जो जननांग होते हैं, शिश्न होता है, मैथुन के समय ये स्त्रावित होता है। मैथुन के समय ये स्त्रावित होता है। ठीक है, मैथुन के समय ये स्त्रावित होता है। ये एक सफेद गाढ़ा तरल पदार्थ है, सफेद गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक है, ये सफेद गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसकी पीएच लगभग 7.45 होती है। इसका घनत्व 1.03 होता है, यानी ये जल से थोड़ा गाढ़ा है और इसकी पीएच होती है 7.45। जो वीर्य है, वीर्य के अंदर मेनली पाए जाते हैं, इसके अंदर फ्रुक्टोज पाया जाता है। ठीक है, वीर्य के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। वीर्य के अंदर आपको बताना है कि शुक्राणु है, फ्रुक्टोज है, इसके अलावा प्रोस्टोग्लैंडिन्स है। क्या है, प्रोस्टोग्लैंडिन्स है, कैल्शियम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, और भी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये सब वीर्य में उपस्थित होते हैं।
अब वीर्य की विशेषता ये है कि एक बार में 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। एक बार में कितना वीर्य निकलता है? 3 से 5 ml वीर्य निकलता है। 1 ml वीर्य होता है उसमें 10 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 1 ml वीर्य में 10 करोड़ शुक्राणु होते हैं। 10 करोड़ शुक्राणु में से 40% शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मली काम नहीं करते हैं, अगतिशील या किसी कारण से खराब होते हैं। अगर 1 ml में 2 करोड़ से कम होते हैं तो उसमें क्या होता है? उस आदमी के अंदर संभावनाएं कम होती है वीर्य से बच्चा पैदा होने की। तो 3 से 5 ml वीर्य निकलता है एक बार में, और 1 ml वीर्य होता है उसके अंदर क्या होते हैं? 10 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। अब अपन जब वीर्य को देखते हैं तो वीर्य के अंदर ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स एंजाइम है। ये प्रोस्टोग्लैंडिन्स एंजाइम क्या करता है? गर्भाशय के आरेखित पेशियों में संकुचन करता है, जिसके कारण ये वीर्य ऊपर खींच लिया जाता है। जैसे पुरुष महिला के साथ संभोग कर रहा है, पुरुष ने अपना वीर्य छोड़ दिया महिला के अंदर, तो ये प्रोस्टोग्लैंडिस उस वीर्य के अंदर जाएगा, महिला के भाग में जाएगा, जनन भाग में, और क्या करेगा? ये गर्भाशय के आरेखित पेशियों में संकुचन और शीतलन करेगा और वीर्य ऊपर खींच लेगी महिला का जनन भाग। तो महिला के जनन भाग द्वारा वीर्य को ऊपर खींच लिया जाता है, किसके कारण? प्रोस्टोग्लैंडिन्स के कारण। ये क्या करता है? मांसपेशियों में संकुचन करता है, और मांसपेशियों में संकुचन होती है गर्भाशय की, जिसके कारण ये खींच लिया जाता है। इसके अलावा ये जो अपन कहते हैं फ्रुक्टोज होता है, ये शुक्राणु को पोषण देता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है वीर्य के अंदर जिसका नाम होता है फाइब्रिनोलाइसिन। क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिन। ये वीर्य के स्कंदन को रोकता है और वीर्य को एकदम तरल पानी जैसा बना देता है, जिसके कारण शुक्राणु आसानी से गति करते हैं। और ये जो अपन कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इससे एक ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो वीर्य को स्कंदित करते हैं, और ये फाइब्रिनोलाइसिन इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? स्कंदन को बड़ा रोकता है, जिससे वीर्य आसानी से गति करते हैं। ये एक्टिव कब होता है? जब मादा के जनन तंत्र के अंदर वो चला जाता है। निषेचन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, इसीलिए दूध पिलाया जाता है। दूध के अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम ज्यादा जाएगा तो निषेचन की संभावना क्या होगी? बढ़ेगी। तो अपन ने ये नर जनन तंत्र पूरा पढ़ लिया है। आप लोग मेरे सारे वीडियो देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें चैनल को। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये पॉइंट है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू। बच्चों, अपन आज क्या है? मनुष्य की शिश्न है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये वर्षण पढ़ा था अपन ने नर जनन तंत्र में, फिर उसके बाद अधिवर्षण पढ़ा था, फिर उसके बाद अपन ने शुक्रवाहिनी पढ़ी थी, फिर उसके बाद मूत्रजनन मार्ग, और आखिर में जो टॉपिक है नर जनन तंत्र का, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं अपन। नर जनन तंत्र का जो आखिरी टॉपिक है, नर जनन तंत्र का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम आपको बताना है शिश्न। क्या है? शिश्न। इसको कहते हैं पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये क्या है? ये प्राथमिक मैथुनांग है, यानी ये मैथुन अंग है। क्या है? मैथुनांग होता है। सबसे पहली विशेषता आपको बतानी है, ये मैथुनांग है। यानी मैथुन में किसके समय जो अंग काम आता है, जब पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है, या कोई प्राणी किसी दूसरे नर प्राणी या मादा प्राणी के साथ संभोग करता है, उस समय जो अंग काम आता है उसको कहते हैं मैथुन। क्या कहते हैं? मैथुन कहते हैं। तो ये मैथुनांग कहते हैं। तो ये शिश्न एक मैथुनांग है। ये क्या करता है? वीर्य सेचन का कार्य करता है। इसका मेन काम होता है वीर्य सेचन में सहायक है। यानी जो पुरुष के अंदर वीर्य होता है उसको महिला के मादा भाग के योनि में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका काम होता है, ये वीर्य सेचन का काम करता है। यानी जो पुरुष का वीर्य है उसको मादा के योनि भाग में पहुंचाता है, गहराई तक। फिर उसके बाद आप बताओगे इस शिश्न की विशेषताएं। क्या बताओगे? शिश्न की विशेषताएं। शिश्न होता है, ये लंबा होता है। सबसे पहली विशेषता ये लंबा होता है। दूसरी विशेषता आपको बताना, ये सहवनीय होता है। ठीक है, सहवनीय यानी कोमल होता है। फिर उसके बाद आपको बताना इसमें उत्पतनशील का गुण होता है। ठीक है। फिर ये बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार। तो आपने बताया इसकी विशेषता कि ये लंबा है, सहवनीय है, उत्पतनशील है, बेलनाकार होता है। ठीक है। सामान्य अवस्था में जो शिश्न होता है वो शिथिल होता है। सामान्य अवस्था में शिश्न की
विशेषता होती है वो शिथिल होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। लेकिन मैथुन के समय ये कैसा हो जाता है? थोड़ा लंबा हो जाता है और कड़ा हो जाता है। एक चीज ध्यान रखनी है, शिश्न में कोई अस्थि नहीं होती है। शिश्न में किसी प्रकार की कोई अस्थि नहीं पाई जाती। अब कई लोग सोचते हैं शिश्न इतना कड़ा हो गया, इसमें कौन सी हड्डी है? तो शिश्न में कोई अस्थि नहीं होती, ये ध्यान रखना है। अब अपन कहते हैं इस शिश्न का जब अनुप्रस्थ काट काटा आपने, ये शिश्न है, इस शिश्न के जब अनुप्रस्थ काट काटा यानी इसका सेक्शन काटा, तो आपको इसमें क्या क्या दिखाई देंगे? शिश्न के अंदर क्या होता है? 3 डोरियां पाई जाती हैं। शिश्न के अंदर 3 अनुलंब डोरियां होती हैं। ये शिश्न है, इसमें 3 अनुलंब डोरियां हैं। 2 हैं जो कि पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित है ये, और एक अधर भाग में स्थित है। तो इसमें क्या होती है? 3 डोरियां होती हैं। सहज ऊतकों से निर्मित ऐसे 3 डोरियां होती हैं। ये 2 डोरियां तो ये अधर पृष्ठ पार्श्व भाग में होती हैं और एक बीच में होती हैं। तो अपन कहते हैं 2 डोरियां तो पृष्ठ पार्श्व भाग में होती हैं, इन्हें कहा जाता है अनुलंब डोरियां। क्या कहा जाता है? अनुलंब डोरियां। ये लंबाई में होती हैं और ये सहज ऊतकों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सहज ऊतकों की बनी होती हैं। ठीक है। पृष्ठ पार्श्व के अंदर जो डोरियां होती हैं, उन डोरियों के नाम होते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। कॉर्पस कैवर्नोसा ये डोरियां पाई जाती हैं। और अधर भाग के अंदर एक डोरी होती है जिसका नाम आपको बताना है कॉर्पोरा। इसका नाम तो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और इसका नाम होता है कॉर्पस स्पंजियोसम, स्पंजियोसम। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको बताना ये मूत्र वाहिनी होती है, मूत्र जनन वाहिनी होती है। इसके अंदर ये मूत्र जनन वाहिनी होती है। तो ये बीच में जो डोरी है ये पतली होती हैं और इसके चारों ओर क्या है? इसके बीच में ये मूत्र वाहिनी, मूत्र जनन वाहिनी यहाँ स्थित होती हैं। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये रक्त कोटर है। क्या है? यहाँ पे ये रक्त कोटर पाए जाते हैं। ठीक है। ये इसकी संरचना होती है। इसके ऊपर चमड़ी पाई जाती है, इसके ऊपर ढीली चमड़ी पाई जाती है, और ये इसका अगले सिरा होता है वो फूला हुआ होता है टोपी के समान, जिसका नाम होता है शिश्न मुंड। क्या नाम होता है? शिश्न मुंड। इसका अगला भाग टोपी के समान होता है जिसे अपन कहते हैं शिश्न मुंड। इस शिश्न मुंड के अंतिम सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र का नाम होता है मूत्र जनन छिद्र। इस मूत्र जनन छिद्र से क्या होता है? मूत्र भी बाहर निकलता है और वीर्य भी बाहर निकलता है। दोनों इसी भाग से बाहर निकलते हैं। ये जनन में भी सहायता करता है और मूत्र के निष्कासन में भी सहायता करता है। ये इस तरह से ये डोरी है। ये जो ये कॉर्पस स्पंजियोसम है वो केवल इस भाग के अंदर पाई जाती हैं, यानी स्पंजियोसम भाग जो शिश्नमुंड भाग है उसमें केवल कॉर्पस स्पंजियोसम होगा। ये कॉर्पस कैवर्नोसा है वो यहाँ आके समाप्त हो जाती हैं। इसके ऊपर एक ढीली चमड़ी भी पाई जाती है, इसके ऊपर ढीली चमड़ी भी होती है जिसको कहते हैं शिश्नमुंड आच्छद। क्या कहते हैं? शिश्नमुंड आच्छद के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या होता है कि शिश्न होता है वो सामान्य अवस्था के अंदर शिथिल होता है। सामान्य अवस्था के अंदर इसकी मांसपेशियां क्या रहती है? संकुचित रहती है। सामान्य अवस्था में इसकी मांसपेशियां इकट्ठी रहती हैं, संकुचित रहती हैं, और ये कैसा होता है? कोमल और मुलायम होता है और मूत्र त्याग में सहायता करता है, मूत्र त्याग में सहायता करता है। लेकिन जैसे ही कोई पुरुष किसी स्त्री के संपर्क में आता है तो इसके रक्त कोटरों में, इसके जो रक्त कोटर होते हैं, इसको दम रक्त जो अपन कहते हैं वह शिश्न धमनी होती है वो इसको रक्त पहुंचाती है। सो शिश्न धमनी से रक्त क्या होता है? रक्त कोटरों में बढ़ जाता है। शिश्न धमनी से क्या होगा? रक्त कोटरों में बढ़ जाएगा, और जैसे ही रक्त कोटरों में बढ़ेगा, रक्त ये जो शिश्न है वो लंबा और कड़क हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लंबा, कड़ा और कठोर हो जाएगा, और वीर्य को आसानी से मादा के योनि भाग के अंदर पहुंचा देगा। तो ये रक्त कोटर पाए जाते हैं इसमें। इनमें शिश्न के अंदर जब रक्त बढ़ता है, रक्त कोटरों में जब रक्त बढ़ता है तो ये लंबा, कड़ा और कठोर हो जाता है और मैथुन अंग की तरह कार्य करता है। अब समस्या ये आती है कि ये रक्त कोटरों में कभी कभी क्या होता है? रक्त नहीं बढ़ता है। कई कारण होते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों से
या किसी बीमारी के कारण रक्त कोटरों में रक्त नहीं बढ़ता है तो अपन कहते हैं कि ये क्या है, ये शिश्न कड़क नहीं होगा, और कड़क नहीं होगा तो योनि भाग में वीर्य सेचन नहीं कर पाएगा। तो शिश्न मैथुनांग की तरह कार्य करता है, ये प्राथमिक मैथुनांग है, वीर्य सेचन का कार्य करता है, वीर्य को मादा भाग के योनि में पहुंचाता है। ये लंबा, सहमनी, उत्पतनशील, बेलनाकार होता है। ये उत्पतनशील का मतलब होता है खड़ा होना, क्या होना, खड़ा होना, इरेक्ट होना। फिर उसके बाद में अपन कहते हैं ये शिथिल होता है, मुलायम होता है और मूत्र त्याग का कार्य करता है सामान्य अवस्था में। लेकिन जब किसी महिला के संपर्क में कोई पुरुष आता है तो ये लंबा और खड़ा हो जाता है, और ये एक तरह से क्या करता है, मादा भाग के योनि के अंदर वीर्य सेचन का काम करता है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये इतना कड़ा होता है, सवाल लोग पूछते हैं क्या इसमें कोई हड्डी है क्या, नहीं, इसमें कोई अस्थि नहीं होती, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें होता क्या है, इसमें आपको बताना है कॉर्पोरा केवलनोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियसम, ये संयुज ऊतक की बनी अनुलंब डोरियां होती हैं, ऐसे डोरियां पाई जाती हैं। ये जो कॉर्पोरा केवलनोसा है वो इसके क्या होती हैं, पृष्ठ पार्श्व भाग में होती है। यानी जैसे ये मान लो शिश्न है तो इसके यहाँ पे ऐसे अनुलंब डोरियां हैं, उन डोरियों के नाम होते हैं कॉर्पोरा केवलनोसा, और बीच में एक डोरी और होती है जिसका नाम होता है कॉर्पस स्पंजियोसम, ये अधरवर्ती होती हैं। यहाँ पे ये क्या है, मूत्र जनन नली है, क्या है, मूत्र जनन नली है। अब सवाल ये आता है कि शिश्न का अगला भाग वो टोपी के समान होता है जिसको अपन कहते हैं शिश्न मुंड। इस पे तेलीय ग्रंथियां बहुत अधिक संख्या में होती है इसलिए चिकना होता है, इसमें तेलीय ग्रंथियां बहुत अधिक संख्या में होती है इसलिए चिकना होता है, और ये आसानी से मादा के योनि भाग में पहुंचता है। ये जो शिश्न मुंड है ये महिला के अंदर एक अंग है जिसका नाम है क्लाइटोरिस, उस क्लाइटोरिस के समजात होता है। महिला के अगर क्लाइटोरिस को हाथ लगा देंगे महिला एक्साइटेड हो जाएगी, और पुरुष के शिश्न मुंड को हाथ लगा देंगे पुरुष एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है समजात अंग। फिर अपन कहते हैं इसमें क्या है, दो डोरियां हैं और ये 3 अनुलंब डोरियां हैं। सिर्फ ये जो शिश्न मुंड है इसके अंदर जो डोरी पाई जाती है उसका नाम होता है कॉर्पस स्पंजियोसम। फिर आपको ध्यान रखना है कि सामान्य अवस्था में इसकी पेशियां संकुचित होती हैं, लेकिन जब ये खड़ा होगा तो इसकी पेशियां शिथिल होगी यानी फैलेगी। ये कोमल होता है, मुलायम होता है सामान्य अवस्था में, और ये मूत्र त्याग का कार्य करता है। लेकिन जैसे ही इसके रक्त कोटरों में इसको क्या होती है, शिश्न धमनी से रक्त आता है, और इसके रक्त कोटरों में जब रक्त बढ़ जाता है तो ये तन कर खड़ा हो गया, लंबा हो गया, कठोर हो गया, खड़ा हो गया। इसको अपन ने कह दिया कि अब ये वीर्य त्याग के लिए तैयार है। तो इस तरह से ये शिश्न का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है बच्चों।